उन ऑफिस की फोटोकॉपी मशीन के पास खड़ी थी। मैं एक हाथ में फाइल, दूसरे में कुछ बिलों की कॉपी। दिमाग पहले ही भरा पड़ा था। ड्राइंग रूम में के पर्दे, कौन से किचन के लिए डिब्बे, बच्चों की अलमारी और नए घर में अभी कौन कौन सी छोटी चीज़ें बाकी है। हमने उस घर में शिफ्ट हुए सिर्फ एक हफ्ता हुआ था। थकान भी भर, वो अच्छी थकान जिसमें लगता है कि जो सपनों सालों से उठाए चल रहे थे वो अब सच में दीवारों पर टिक गया है। फ़ोन बजा, मैंने लगभग अनदेखा कर दिया। काम के बीच कौन? फिर स्क्रीन पर नंबर चमका। अनजान सेव नहीं था। पता नहीं क्यों छाती के बीच में हल्की सी झड़कन हुई बिना वजह। मैंने साड़ी का पल्लू ठीक किया। उंगली डलिया सरकट नहीं मेरी साड़ी थी तो पल्लू से पसीना पूछा और कॉल उठा लिया। हेलो। कुछ पल सिर्फ सांसों की आवाज़ थी, धीमी कांपती, जैसे कोई रोने से खुद को रोक रहा है। मैडम में एक औरत की आवाज़ आई, बहुत सावधानी से, जैसे हर शब्द भारी हो। कौन बोल रही है? मैंने पूछा। छोटी सी खामोशी। फिर उसने कहा, मैं मिस डिसूजा, जिन्होंने आपको वो घर बेचा था। मेरा आसपास की आवाज़ें अचानक दूर हो गई। प्रिंटर, लोगों की हंसी, ऑफिस का शोर, बस उसकी आवाज़ पास रह गई। ओह, मैंने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। नमस्ते, सब ठीक है? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। मैंने उसे निकलते सुना। नहीं, वह फुसफुसाई, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे धड़कन तेज हो गई। मैंने इधर उधर देखा, कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा। मेरे सहकर्मी अपनी ही बातों में थे। किसी ने मजाक किया, कोई हंसा उनके लिए। जिंदगी सामान्य थी, मेरे लिए हवा पतली हो गई। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसकी आवाज़ काँप गई। मैं कुछ भूल गई, बहुत बुरी चीज़। कोई कागज़, चाबी? मैंने अंदाज़ा लगाया नहीं। उसने जल्दी से कहा। कैमरा के एकदम जम गई। कैमरा, मेरा गला सूख गया था। हाँ, उसने कहा और उसकी सांस तेज हो गई। घर में छिपा हुआ कैमरा, छिपा कैमरा, मेरे घर में। मेरी उंगलियां फ़ोन पर कस गई। दर्द हुआ, और उस दर्द ने मुझे जगाया नहीं, वो डरा दिया। मेरे घर में छिपा कैमरा क्या होगा? मेरे मुंह से सवाल निकला, लेकिन आवाज़ किसी बच्चे जैसी हो गई, जैसे सुरक्षा मांग रही हो। मैंने बहुत पहले लगाया था। उसने कहा, जब मैं वहाँ रहती थी, मैं डरती थी, तब कुछ चीज़ें होती थी। मुझे अपने ही घर में नज़र रखनी पड़ी। मेरा दिमाग घूमने लगा। नया घर जो मैंने सालों जोड़ जोड़ कर दिया, वह दीवारें, वह ड्राइंग रूम, वह जगह जिसे मैंने सुरक्षित समझा था। मैं उसे डांटना चाहती थी, फ़ोन काटना चाहती थी, यह मानना चाहती थी कि यह सब गलत है। फिर उसने कहा, और मैं उसे बंद करना भूल गई। मेरी पेट की नसें खिंच गई, भूल गई। मेरी आवाज़ में अब नियंत्रण नहीं था। यह क्या मतलब हुआ? मतलब वो कनेक्ट ही रह गया। उसने कहा, जैसे दर्द से बोल रही हो। और आज मेरे फ़ोन में एक पुराना ऐप खुला गया। उसमें रिकॉर्डिंग दिखी। नई रिकॉर्डिंग। मेरी सांस टूटने लगी। किसकी रिकॉर्डिंग? मैंने पूछा। उसने एक काँपती सांस ली। आपके ड्राइंग रूम की। मेरी आंखें फैल गई। मैंने सामने दीवार को देखा, जैसे वहाँ जवाब लिखा हो। मेरे ड्राइंग रूम की। मेरा स्वर बहुत धीमा था। हाँ, उसने कहा। और मैंने आपके पति को देखा। मेरे गले में एक गांठ बन गई। राघव मेरा पति, उन्होंने क्या किया? मैंने पूछा। लाइन पर खामोशी थी। वह बिना आवाज़ के चिल्ला रही थी। मैडम, मैं डिसूजा बोली, ध्यान से सुनिए, मैं झगड़ा नहीं चाहती, मुझे मुसीबत नहीं चाहिए, पर जो मैंने देखा उसके बाद मैं चुप नहीं रह सकती। मेरे कानों में अपनी धड़कन गूंज रही थी। बोलिए, मैंने कहा। क्या देखा? उसकी आवाज़ और नीचे चली गई। मैंने उन्हें कुछ करते देखा। जब आप घर पर नहीं थी, जब आप ऑफिस में थी, कुछ छिपा हुआ, ऐसा जिससे मुझे धीन सी हुई। ठंडा डर मेरी बाहों पर चढ़ने लगा। क्या वो किसी को घर लाए? मेरी आवाज़ टूट गई। मैं फ़ोन पर ऐसे नहीं कह सकती, उसने जवाब दिया। पर हाँ, किसी और का मामला है, और घर का भी। मैंने पलकों को तेज़ी से झपकाया। ऑफिस में रोना नहीं था, यह हाँ नहीं, किसी के सामने टूटना नहीं था। मैं अभी घर जा रही हूँ, मैंने कहा। नहीं, उसने अचानक तेज आवाज़ में कहा। मैं रुक गई। नहीं, आप पहले घर मत जाइए। वह घबराई हुई थी। आप मेरे पास आइए अभी। क्यों? मेरे होठ सूखे थे। क्योंकि अगर आप घर गए, उसने कहा, तो आप सामान्य बनने की कोशिश करेगी या गुस्सा करेगी, और अगर उन्हें भनक लगी, वो सब मिटा देगा, कहानी बदल देंगे। आप समझ भी नहीं पाएगी कि हुआ क्या। मुझे चक्कर सा आया। मैंने मशीन के किनारे को पकड़ लिया। मेरे पास आइए, वो बोली। मैं वीडियो दिखाऊंगी, आपको अपनी आंखों से देखना होगा। मेरे अंदर एक आवाज़ थी, सबूत प्रूफ, पर उसे तेज आवाज़। वो अभी मेरे घर को देखते कैसे रही?
और एक बात उसने कहा, क्या अकेले आइए? उसने कहा कि इसको मत बताइए, अपने पति को बिल्कुल नहीं। अगर उन्हें पता चला कि आपने मुझसे बात की, मुझे नहीं पता वो क्या करेगी। मैंने कड़वाहट के साथ पूछा, आप मुझे धमका रही है? नहीं। वह लगभग रो पड़ी। मैं चेतावनी दे रही हूँ, मैं डर रही हूँ। मैंने वह घर बेचा क्योंकि वह एक अजीब एहसास था, जैसे घर देख रहा हो, और अब वह एहसास भी लौट गया। यह पागलपन लग सकता था, पर डर को तर्क नहीं चाहिए होता। मैंने खुद को किसी सामान्य चीज़ से पकड़ना चाहा। कैमरा कहाँ है? मैंने पूछा। मुझे बता दीजिए, कहीं मैं निकाल दूंगी, मुझे ठीक ठीक नहीं पता। उसने असहाय होकर कहा, वह बहुत छिपा हुआ था, मैंने किसी को लगवाया था, बस फ़ोन पर व्यू देखती थी और फिर मैंने उसे छुआ नहीं। मेरे घुटने कमज़ोर हुए। पीछे से किसी ने पुकार, अमृता जी मीटिंग शुरू होने वाली है। मैं चौंकी, फ़ोन ढककर मुस्कान बनाई। हाँ हाँ, बस आती हूँ। फिर कोने में मुड़ी और आवाज़ को सख्त किया, अब वो बता रही है क्यों? उसका जवाब फुसफुसाहट था, क्योंकि जो वीडियो में है वह आपकी ज़िंदगी को तोड़ सकता है, और अगर मैं चुप रही तो मेरी भी तो पता बताइए। मैंने धीमे से कहा। उसने पता बताया, एक सोसाइटी के पीछे की गली में छोटा सा फ्लैट। मैंने दोहराया ताकि गलती ना हो। कॉल ख़त्म होने से पहले उसने एक आखिर बात कही, जैसे शब्द जबरन बाहर धकेल रही हो। मैडम, वीडियो देखकर दिखेगा मत, उन्होंने कॉल मत करना, और अभी घर मत जाना। मैंने आंखें बंद की। क्यों? क्योंकि वह बोली, उन्होंने जो किया वो अभ्यास जैसा था, जैसे पहले भी कर चुके हो। मेरे पेट में मरड़ उठी। ठीक है, मैंने कहा, हालांकि कुछ भी ठीक नहीं था। मैं आ रही हूँ, और कुछ भी डिलीट मत करना। उसने जल्दी से छोड़ा। घर में कोई स्मार्ट डिवाइस है तो उसे मत छेड़ना, बस आ जाना। कॉल कट गई। मैं कुछ सेकंड फ़ोन पकड़े हुए खड़ी रही। सांस तक नहीं आ रही थी। मेरे सिर में वही शब्द गूंज रहे थे, छिपा के मेरा, आपका ड्राइंग रूम, आपके पति, अभ्यास। मैंने फ़ोन बैग में रखा, उंगलियां सूंघी, मुंह में धातु सा स्वाद। फिर बॉस के केबिन में गई और बड़ी मुस्कान के साथ छोटा सा झूठ बोला, सर घर में इमरजेंसी है, मुझे अभी जाना होगा। उन्होंने कुछ पूछने के लिए मुंह खोला, पर मैं इंतज़ार नहीं कर पाई। बैग उठाया और निकल गई। बाहर धूप चमक रही थी, लोग समोसा खा रहे थे, बातें कर रहे थे, इस सेंट सेंट के हंस रहे थे। सब सामान्य था, पर मेरी दुनिया एक कॉल में बदल चुकी थी। मैंने ओनर रोका। गर्म हवा और धूल की गंध नाक में भर गई। भाई साहब, इस पते पर चलना है, मैंने कहा। ऑटो आगे बढ़ा और हर सेकंड के साथ एक सोच मेरे अंदर ऊंची होती आई। अगर घर में कैमरा छिपा था तो वहाँ और क्या क्या छिपा होगा। ऑटो की सीट गर्म थी। मैंने पर्स गोद में कसकर पकड़ा, जैसे उससे हाथ कांपना रुक जाएगा। मन पीछे खिसक गया, उस कॉल से पहले, उस डर से पहले, जब घर अभी भी भगवान का दिया लगता था। हमने नए घर में शिफ्टिंग शनिवार को की थी। चाबी मेरे हाथ में ठंडी और भारी लगी थी, जैसे मेहनत का वजन। गेट के सामने खड़ी होकर मैं देर तक घर को देखती रही। मुझे लगा जैसे सपना आखिरकार टिक गया। मैंने सालों जोड़ जोड़ कर पैसा बचाया था। कभी नए कपड़े नहीं लिए, कभी टिफिन घर से ले गए, कभी छोटा सा खर्च भी डाल दिया, बिना किसी को बताए, क्योंकि अगर प्लान टूटता तो लोग हंसते। पहली बार दरवाज़ा खुला, वो तो धूप फर्श पर ऐसे फैल गई जैसे गर्म पानी। ड्राइंग रूम में पेट की हल्की गंध थी, बड़ी खिड़कियाँ, साफ दीवारें। मेरी पोती कारिया पंछी की तरह दौड़ पड़ी। दादी दादी दिख गई कमान। दादी सी बाल थी वह कमरे दर कमरे। भागी अकर तो बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं। मैंने हंसकर काटा, बस पर्याप्त, पर अंदर से दिल चमक रहा था। राघव कार्टन उठाकर अंदर ला रहा था। उसने मेरे गाल पर हल्का सा किस किया और बोला, मेरी अमृता, तुमने कर दिखाया, तुम बहुत मजबूत हो। उस दिन मैं उसे पूरा मान लेना चाहती थी। मुझे लगा नया घर, नई शुरुआत, नई शांति। लेकिन उसी दिन कुछ छोटे छोटे चीज़ें अजीब थी। इतनी बड़ी नहीं कि नाम दूँ, बस इतनी कि चुप जाए। जैसे हॉलवे का स्मोक अलार्म थोड़ा टेढ़ा लगा, जैसे किसी ने हाल ही में छुआ और ठीक से लगाया ना हो। मैंने इशारा किया तो राघव ने हाथ हिला दिया। छोड़ो, उसने कहा, यह सब ऐसे ही होता है। फिर ड्राइंग रूम की एक दीवार से 5 शेल्फ खाली थी, और नीचे दीवार पर पतले से स्केच थे, जैसे कुछ हटाया गया हो। मैंने पूछा तो उसने कहा, पुराना घर है, जबकि घर पुराना लगता ही नहीं था। तुम हर चीज़ में प्रॉब्लम ढूंढती हो, उसने हल्की आवाज़ में कहा, पर उस वाक्य में मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। प्रॉब्लम मत ढूंढो। रात को जब घर शांत हुआ
मैं अकेली कमरे से कमरे घूमी, दीवारें छुई, अलमारियाँ खोली, चुप्पी सुनी। कुछ घर ऐसे लगते हैं जैसे गले लगा रहा हो या घर जैसे देख रहा है। मैंने खुद को समझाया, थकान है। अगले दिन चाची रौनक आई, उन्होंने हाथ ताली बजाई। अरे वाह अमृता, अपग्रेड हो गया। मैं मुस्कुराकर पानी दिया। काव्या पास बैठकर अपनी 100 सवालों की मशीन चलाती रही। चाची रौनक ड्राइंग रूम में रुकी और मजाक किया, बहुत शांत घर है। शांत घरों में अक्सर जोरदार कहानियाँ छुपी होती है। हम सब हंस दिए। राघव भी हंसा, पर बाद में बर्तन धोते समय वो लाइन मेरे दिमाग में अटक गई। उसी हफ्ते राघव ने एक नई बात शुरू की, बिल में संभालूंगा। उसने एक शाम कहा, तुमने बहुत किया, अब आराम करो। मैंने उससे देखा, हम दोनों देखते हैं हमेशा। वो मुस्कुराया, हाँ पर अब ज़्यादा है। EMI, रिपेयर, सब। मैं नहीं चाहता तनाव तुम्हें पकड़े। मीठा लगा पर भीतर कुछ नहीं माना। अचानक जब कोई कंट्रोल चाहता है तो वह हमेशा प्यार नहीं होता, कभी कभी छुपाना होता है। मैंने कहा, मैं अकाउंट देखूंगी। उसकी मुस्कान रही पर पतली हो गई। क्यों? उसने बहुत नरम आवाज़ से पूछा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? यह सवाल चाल जैसा था। हाँ कहूँ तो मेरी नहीं, कहूँ तो ये मैं अंधी। मैं हल्का हंसी, भरोसा है, बस आदत है, मुझे पता होना चाहिए। उसने सिर हिलाया पर आंखें जल्दी से हट गई, बहुत जल्दी। 2 दिन बाद गेट पर एक पड़ोसन मिली, उम्र दराज, थक के आंखें, सिर पर दुपट्टा कस कर बांधा हुआ। स्वागत है, उसने कहा। तो आपने खरीद लिया? हाँ, मैंने गर्व से कहा, पिछले हफ्ते शिफ्ट हुए। वो रुकी, फिर बोली, पिछली मालकिन जल्दी जल्दी निकल गई थी। जल्दी? मैंने पूछा। वो इधर उधर देखने लगी, जैसे आवाज़ सुनने लगी। वो डिवाइस, सिग्नल, दीवारों में कुछ ऐसी बातें करती थी। मैंने हंसी दबाई, शायद तनाव में थी। वह कंधे उचका कर बोली, हो सकता है, पर हमेशा घबराई रहती थी। रात को मैंने राघव को बताया। उसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। वो जोर से हंसा, अरे लोग कहानी बनाते हैं, ध्यान मत दो। फिर बोला, अमृता प्लीज, नया घर है, मजा लेने दो। मैंने उसकी मुस्कान देखी, जैसे कोई दरवाज़ा मेरे चेहरे पर धीरे से बंद हो रहा है। और अब ऑटो में बैठी मुझे समझ आया, शायद घर सिर्फ शांत नहीं था, शायद घर पुराने समय से रहस्य संभाले हुए था। मिसेस डिसूजा का फ्लैट एक उसे लोहे के गेट के पीछे था। गेट का पेट उखड़ा हुआ, पोल बेल की आवाज़ थकी सी। मैंने आधा नॉक किया, वो दरवाज़ा तुरंत खुल गया, जैसे वो अंदर खड़ी इंतजार कर रही हो। उसका चेहरा उस दिन से अलग था जब उसने मुझे चाबियाँ दी थी। तब लिपस्टिक, मुस्कान, सब ठीक का अभिनय। आज होठ फीके आई, सूजी हुई, जैसे रोकर भी छिपाने की कोशिश की हो। आप आ गई, उसने कहा। हाँ, मैंने कहा। मेरी आवाज़ मेरी अंदर की हालत के उलट बहुत शांत थी। दिखाई वो मेरे पीछे गलियारे में झांकी, जैसे कोई और साथ ना आ गया हो। अकेले? उसने पूछा। हाँ, मैंने दोहराया, जैसा कहा था। उसके कंधे थोड़े ढीले पड़े, राहत और डर साथ। उसका घर साफ था पर शांत नहीं। दिन होते हुए भी पर्दे खींचे थे। एक छोटा पंखा धीमे घूम रहा था, टिक टिक की आवाज़ के साथ। टेबल पर फोन, चार्जर व एक मग, जैसे छुआ ही ना हो। उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया, बैठिए। मैं नहीं बैठी, चलिए। मैंने कहा, चलाइए वीडियो। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने फ़ोन उठाया, स्क्रीन टैप की, फिर रुकी, जैसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैं रोज़ रोज़ नहीं देखती थी। उसने जल्दी से कहा, सच में मैं भूल गई थी, बस कभी कभी मेरे सीने में गुस्सा उठाया और मैंने उससे निगल लिया। अभी गुस्से से ज़्यादा ज़रूरी सच था वीडियो। मैंने फिर कहा। उसने स्क्रीन मेरी तरफ कर दी। वीडियो पोत था। फ्रेम में वह कमरा था जिसे मैं सबसे ज़्यादा जानती हूँ, मेरे ड्राइंग रूम। पूरा क्वेश्चन जो मैंने खुद सुना। साइड टेबल जहाँ काव्या स्कूल बैग रखती, फूलों वाले पौधे जो मैंने इसलिए लिए थे कि कमरा घर लेके लगे। मेरे होठ सूख गए। यह ऐसा था जैसे किसी ने मेरा घर चुरा लिया हो और मुझे ही मेरे सामने दिखा रहा हो। यह मोरा घर मेरे मुंह से निकला। मिस डिसूजा ने सिर हिलाया। हाँ, मेरी नज़र स्क्रीन के अलग पर हुई। व्यू पर से था, खिड़की नहीं। कमरे से भीतर से मेरा दिल गले में आ गया। फिर हलचल हुई। राघव फ्रेम में आया। वह नीली टी शर्ट है जो मैंने पिछले रविवार स्त्री की थी। वह पहले इधर उधर देखता है, धीरे धीरे, जैसे पक्का कर रहा हो कि कोई नहीं है। मेरी धड़कन तेज। वह सोफे पर बैठा, फिर तुरंत उठा, जैसे कोई बात याद आई। जेब से फ़ोन निकाला, उसके किन टैप की, और मुझे लगा उसने स्पीकर ऑन न किया क्योंकि दूसरी आवाज़ सुनाई दी, पर आवाज़ साफ नहीं थी, खुरदुरी, टूटी फूटी, जैसे पहचान छुपा रहे हो। वो क्या? आवाज़ ने पूछा। राघव बोला, हाँ मैं अंदर हूँ। अंदर? घर में नहीं, अंदर।
मेरे भीतर कुछ टूटा सा गया। यह शब्द किसी घर लौटे आदमी का नहीं था, यह काम पर आए आदमी जैसा था। आवाज़ कुछ बोली, मैं आग चुकी। राघव ने कहा, मुझे समय पता है, वो भी नहीं आएगी। वो मेरे पेट में मरोड़। राघव ड्राइंग रूम के कोने में गया, वही कोना जहाँ कारपेट हमेशा ठीक करने पर भी थोड़ा उभर आता था। वो घुटनों के बेल बैठा और उसने वो किया जो मैंने कभी नहीं देखा था। फर्श का एक छोटा हिस्सा उठा दिया। कोई बड़ा धक्कन नहीं, एक साफ सुथरा छुपा पैनल को लड़की जैसा ही लगता था। जब तक हिल ना जाए। मेरी सांस रुक गई। राघव ने उससे अंधेरे हिस्से में हाथ डाला और एक लिपटा हुआ बंडल निकाला। पहले समझ नहीं आया, फिर उसने थोड़ा खोला। कागज के किनारे और नोटों की झलक। वो गिनने लगा, इतनी तेजी से, इतनी सफाई से, जैसे रोज का काम हो। अभ्यास उसने कुछ नोट जेब में डाले, बाकी वापस उसी जगह। पैनल बंद किया, हथेली से हल्का सा रगड़ा, जैसे निशान मिटा रहा हो। मेरा गला कस गया। फिर वो हॉलवे की तरफ गया। कैमरा हॉलवे पूरा नहीं दिखा था, साफ में देख पाई वो स्मोक अलार्म के नीचे रुका वही टेढ़ा अलार्म। उसने 2 बार टैप किया। टैप टैप। मैंने पलक झपटाए। दिमाग पूछ रहा था, क्यों? खाली आवाज़ आई, ठीक देर मत करना। राघव बोला, नहीं करूँगा, पर इस नंबर पर फिर कॉल मत करना। उधर से एक सूखी हंसी जैसी आवाज़, तुम आदेश नहीं दोगे? राघव का चेहरा एक सेकंड को सख्त हुआ, फिर उसने आवाज़ शांत बनाई, मैं अपना हिस्सा कर रहा हूँ। उसने कहा, बस अपना वादा निभाना। वादा। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। वीडियो वही ख़त्म, स्क्रीन काली। कुछ पल हम दोनों चुप। पंखा टिक टिक करता रहा। बाहर सड़क की आवाज़। मेरी सांसें तेज और अनियमित। मैं स्क्रीन को घूरती रही, जैसे वह कोई दूसरा जवाब दे देंगी, पर नहीं। मैंने मिसेस डिसूजा को देखा। मेरे फर्श में छुपी जगह है। उसने सिर हिलाया, हाँ। और मेरे पति को पता है? मेरे शब्द कड़वे थे। हाँ। उसने फिर कहा। मेरे पैर जवाब दे गए। मैं बैठ गई, कुर्सी पर नहीं, जैसे जमीन ने पकड़ लिया हो। क्यों? मैंने पूछा। वो क्या है? वो बंडल। उसकी आंखें भर आई। मुझे ठीक ठीक नहीं पता, पर मुझे पता है वह घर इस्तेमाल होता था आपके आने से पहले भी, और मुझे लगता है अब भी हो रहा है। मैंने दांत भी। आपने कहा था आप कैमरा बंद करना भूल गई। वो काँप गई, जैसे मेरे शब्द थप्पड़ हो। फिर उसने बहुत धीमे कहा, मैंने पूरा सच नहीं बोला। हवा बदल गई। क्या मेरी आवाज़ फुसफुसाहट हो गई? उसने सिर झुका लिया। मैं भूल नहीं गई थी, मैं डर गई थी। मैं उसे इसलिए छोड़ गई थी ताकि मुझे सबूत मिले कि मैं पागल नहीं हूँ। फिर मैं वहाँ से भाग गई, घर बेचकर। मैंने सोचा अब पीछे नहीं देखूंगी। वो रो पड़ी। आज ये अपने आप खुला, लेकिन जैसे ही मैंने आपका ड्राइंग रूम देखा, मैं रुक नहीं पाई। और फिर मैंने उन्होंने देखा, और मैं चुप नहीं रह पाई। मेरे भीतर गुस्सा उठा, तेज गर्म, पर उसके ऊपर एक और चीज थी, साफ सच की जरूरत। और वीडियो मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। कुछ क्लिप्स है, ज़्यादा नहीं, पर पैटर्न दिखाने के लिए काफ़ी। मुझे भेज दीजिए। मैंने कहा। अब मेरी आवाज़ में वह स्थिरता थी जो डर के बाद आती है, जब इंसान टूटने की बजाय कठोर हो जाते हैं। वो जल्दी जल्दी फाइल शेयर करने लगी। पर सुरक्षित रखना, उसने कहा। अगर मामला बड़ा है, एक कॉपी नहीं चलेगी। मैंने अपना फ़ोन निकाला। उंगलियां काँप रही थी, पर मैंने खुद को मजबूर किया, जैसे हाथ मेरे नहीं, किसी और के हो। सब भेजो, मैंने कहा। हर क्लिप, हर तारीख, हर बार जब वो उस कोने में गया। और मेरे दिमाग में एक बात हथौड़े की तरह बज रही थी, राघव ने मुझसे सिर्फ झूठ नहीं बोला, उसने उस घर में, जैसे मैंने मंदिर की तरह बनाया, एक गंदा रहस्य घुसा दिया। और वह अब सब उसने शांत हाथों से किया, जैसे वह उस घर का इंतजार कर रहा था। मैं मिस डिसूजा के घर से निकल तो धूप वही थी, माँ पर गर्म नहीं लग रही थी। धूप अब स्पॉटलाइट जैसी थी, जैसे दुनिया मेरे चेहरे पर टर पड़ने लगी। होठों के में बैठकर मैंने रोया नहीं, अभी नहीं। आंसू एक रोक रही थी, जैसे झलकता हुआ गिलास। सावधानी फिर क्लिप्स मेरे फ़ोन में थी। मैंने उन्हें तुरंत 2 जगह सेव किया, एक पुराने ईमेल में जो मैं बस सरकारी काम के लिए रखती थी, और एक पेन ड्राइव में जो घर के लॉकर में थी। हाँ, मेरे पास लॉकर था, क्योंकि मैं दादी हूँ और दादियाँ कुछ कागज़ हमेशा संभाल कर रखती है। यह सब करना अजीब लग रहा था, जैसे मैं किसी फिल्म में हूँ, लेकिन यह फिल्म नहीं थी, यह मेरी ज़िंदगी थी। और ज़िंदगी में सबूत बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं। घर पहुंची तो मैंने खुद को सामान्य बनाया। गेट खोला, हाथ स्थिर, कदम स्थिर, पड़ोसन को सिर हिलाकर नमस्ते भी किया, जैसे अंदर आग ना हो। घर में कल की सब्जी की हल्की गंध थी। ड्राइंग रूम शांत,
जैसे निर्दोष काव्या की चप्पलें सोफे के पास पर्दे आके आधे खुले फर्श पर धूप फैली हुई। मैं एक पल वहीं खड़ी रही थी और उस कोने को देखती रही जहाँ छिपा पैनल था। मन था कि अभी फर्श उखाड़ दूँ, सब निकाल दूँ, राघव को बुलाकर सीखूँ, पर मैंने नहीं किया। मुझे मिसेस डिसूजा की चेतावनी याद थी, अगर उसे भनक लगी वो सब बदल देगा। तो मैंने शांति सुनी। शांति कमजोरी नहीं होती, शांति रणनीति होती है। राघव किचन से निकला, हाथ पोंछते हुए मुस्कुराया। अमृता आज जल्दी उनसे हल्की खुशी दिखाई। ऑफिस में सब ठीक? मेरे पेट में मरोड़ हुई पर मेरा चेहरा सादा रखा। हाँ, मैंने झूठ बोला, बस थक गई हूँ। वो पास आया, माथे पर हल्का किस किया। तुम बहुत काम करती हो। मैंने सिर हिलाया। शायद। काव्या कमरे से दौड़ती आई। दादी, आप आ गई। मैंने उसे कसकर गले लगाया, थोड़ा ज़्यादा कसकर। उसने पीछे हटकर मेरी तरफ देखा। दादी, आप बीमार हो? उसकी आंखें बड़ी थी। नहीं बेटा, मैंने जल्दी से मुस्कुराया, बस थकान है। वो कुछ समझ नहीं पाई, और बच्चों के पास एक छठी इंद्रिय होती है। वो बस सिर हिलाकर चली गई, पर बार बार मेरी तरफ देखती रही। शाम को मैंने खाना बनाया जैसे रोज। राघव खाता रहा, बातें करता रहा। सड़क का किस्सा, बस वाले से झगड़ा, इश्क जायजे के उसके फर्श के नीचे कुछ धड़क नहीं रहा। पस्ता का नबिस में मैं हंसी, पर मेरी हंसी कागज जैसी थी, पतली झूठी। रात हुई तो राघव उठा। मैं थोड़ी देर टहलने जा रहा हूँ। उसने कहा, हवा ले लो। ठीक है। मैंने बहुत सामान्य आवाज़ में कहा, ना तेज ना धीमी। वो निकला। हॉलवे में रुका। मेरी धड़कन कानों में आ गई। वो स्मोक अलार्म के नीचे खड़ा हुआ, और फिर उसने दिया किया टेप टेप में उंगलियां चम्मच पर कस गई। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, ना शक ना घबराहट, बस जैसे कोट दे रहा हो। फिर दरवाज़ा खुला, बंद हुआ। क्लिक काव्या सी पर प्लेट होते हुए गुनगुना रही थी। दरवाजे को क्लिक पर उसने भी गर्दन मोड़ी। मैंने धीरे से सांस ली। काव्या, मैंने नरम आवाज़ में कहा, इधर आकर मेरे पास बैठो। वो हाथ पोंछकर सोफे पर बैठ गई। क्या हुआ दादी? उसने पूछा। मैं सब बता देना चाहती हूँ, पर वो बची थी, और अगर यह गंदा रहस्य खतरनाक है तो उसे भारी हिस्सों के बचाना था। तो मैंने कदमों की तरफ शब्द चुने। काव्या, मैंने कहा, क्या तुम्हें घर में कुछ अजीब लगता है? वो पैसी कोट पर कर सोचने लगी, जैसा अजीब कोई आवाज़, कोई जगह, कोई चीज़ जो अपने आप हिलती हो। मैंने धीरे से कहा। वो तुरंत बोली, वो कारपेट वाला कोना में सीधा करती हूँ तो फिर टेढ़ा हो जाता है। मेरे सीने में ठंड उतर गई। कौन सा कोना? मैंने वैसे ही पूछा जैसे मुझे नहीं पता। उसने उंगली से इशारा किया। वही। मैंने सिर हिलाया। ठीक है। फिर वह बहुत धीमे बोली, दादी, दादू ने कुछ किया है क्या? उसके दादू में डर था। मैंने उसकी पीठ थपथपाई। नहीं बेटा, बस नए घर में सावधानी रखनी चाहिए। वो पूरी तरह नहीं मानी, पर बच्चे कभी कभी बड़ों की मजबूरी समझ लेते हैं। वह चुप हो गई। उसके सो जाने के बाद मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपने भाई मोहन को कॉल किया। अब अंकल नहीं, भारतीय संदर्भ में मेरा भाई, काव्या का मामा, स्लस नाना जैसा रिश्ता। अमृता, उसने तुरंत उठाया। घर की बात है क्या? मेरी आवाज़ फुसफुसाहट थी। हाँ, बहुत गंभीर। मैंने उसे सबसे सुरक्षित सच्चा बताया। सब नहीं, पर प्रयाग के घर में कुछ छुपा है, कि वीडियो में राघव को देखा है, कि मुझे बिना हंगामे के घर चेक करवाना है। मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम अकेले ऐसे कंक्रोच मत करना। नहीं करूँगी, मैंने कहा। मैं कल सुबह आ रहा हूँ। सही हो गया, उसने तुरंत कहा। ऐसे आऊँगा जैसे छोटा सा रिपेयर देखने आया हूँ। मेरे भीतर पहली बार थोड़ी राहत आई। ठीक है। कॉल ख़त्म करने से पहले उसने कहा, और सुन, वो सबूत की कॉपी बनाकर रखना, और घर के अंदर उससे बहस मत करना। क्यों? मैं पूछे बैठी, क्योंकि उसने धीमे कहा, अगर घर किसी गुप्त काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो सिर्फ पति नहीं, और लोग भी जुड़े हो सकते हैं। मैं बेड के किनारे बैठ गई, दिल भारी। उस रात मैंने वीडियो फिर देखा। धीमे आज में राघव का पर्स उठाना, नोट निकालना, स्मोक अलार्म पर टेप, फिर फ़ोन लॉक किया, तकिए के नीचे रखा और अंधेरे में देखती रही। कल मोहन आएगा, हम उस कोने को शांति से देखेंगे, ठीक से, और तब तक मुझे सामान्य बनकर रहना होगा। जबकि मेरा अपना घर सब मेरा नहीं लग रहा था। मोहन सुबह जल्दी आया, जब सड़क की चाय की केतली अभी सीटी नहीं मारती और दूध वाले की घंटी भी आधी नींद में होती है। वो एक छोटा टूल बैग लेकर आया। चेहरा शांत, जैसे सिर्फ नल का लीकेज ठीक करना है। उसने राघव को सामान्य नमस्ते किया और घर में ऐसे नज़र दौड़ाई जैसे पेट की तारीफ कर रहा हो। अच्छा करे, उसने कहा। राघव का जवाब ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी आया।
हाँ, अमृता ने बहुत मेहनत की है। मैंने मुस्कान बनाई। भैया आपने कहा था फ़ोन पर कुछ वायरिंग चेक करनी है। हाँ, मोहन बोला। यार खेलते हुए नई जगह है, सॉफ्टवेयर चेक कर लेते हैं। राघव ने बहस नहीं की। उसने बस कहा मैं किचन में हूँ और फ़ोन हाथ में लेकर उधर चला गया। जैसे ही वह मुड़ा, मोहन की नज़र मेरी नज़र से मिली। अब मेरे दिल ने तेज धक्का मारा, पर मैं मोहन को ड्राइंग रूम के उसी कोने में ले गई जहाँ कारपेट खुद टेढ़ा होता था। कारपेट साधारण था, लकड़ी साधारण, सब शांत, पर मुझे पता था शांति के नीचे क्या है। मोहन घुटनों के बल बैठा, हथेली से फर्श टटोला जिसे डॉक्टर नाड़ी देखता है। हम सब ने बुदबुदाया क्या मेरा गला सूख रहा था। उसने टॉर्च निकाली, दीवार पर फर्श के जोड़ पर रोशनी डाली, फिर नाखून की तरह उंगलियां से एक महीन लाइन खोजी। यह देख उसने बहुत धीमे कहा यह लाइन सामान्य नहीं है। मैं झुकी। एक बहुत पतली कटिंग, लगभग फर्श के रंग जैसे पर परफेक्ट नहीं। पैनल, मोहन फुसफुसाया, अच्छे से सुखाया हुआ। मेरे हाथ कांप गए। खुल जाएगा, खुलेगा, उसने कहा, पर बेवकूफ़ों की तरह नहीं। किचन से बर्तन की आवाज़ आ रही थी, पानी चल रहा था। राघव वही था। मोहन ने बैग से एक पतला फ्लैट टूल निकाला। उसने लाइन के अंदर बहुत धीरे से स्लाइड किया, जोर नहीं, बस परीक्षण। पैनल हल्का सा उठा। मेरे पेट में बिजली दौड़ी। फिर मोहन ने तुरंत बंद कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अभी नहीं निकालेंगे, उसने कहा, पहले समझेंगे, फिर सुरक्षित तरीका चुनेंगे। पर मुझे जानना है। मेरी आवाज़ टूट रही थी। जानूंगी, मोहन ने कहा, पर ऐसे ही कल को कोई तुम्हें दोष न दे सके और तुम्हें श्लेष काव्य को खतरा ना हो। उसी वक्त राघव हाथ में पानी का गिलास लेकर आया। मेरे साथ अटक गई, पर चेहरा सामान्य रखा। सब ठीक? उसने पूछा। मोहन हंसकर बोला, हाँ हाँ, सॉकेट ठीक है, तुम्हारा स्मोक अलार्म टेढ़ा है, मैं सही कर देता हूँ। राघव का चेहरा एक पल को जम गया। अरे रोहन, रहने दो, उसने जल्दी से कहा। ठीक है वो। मोहन की हल्की मुस्कान बनाई। 2 मिनट का काम है। नहीं। राघव की आवाज़ में एक अजीब सी शक्ति आ गई, जो उसकी मीठी आवाज़ें नहीं थी। ज़रूरत नहीं, मोहन ने तुरंत पीछे हटकर कहा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। राघव चला गया, पर उसका जाना सहज नहीं था, जैसे उसने एक खतरा टाला दिया हो। मोहन मेरे पास झुका। वो अलार्म कोई साधारण चीज़ नहीं, उसने बहुत धीमे कहा। उसे कोई छू दे, इसे वह डर रहा है। मेरे पेट में पत्थर और भारी हो गया। उस दिन बाद में मैं मिसेस डिसूजा से दोबारा मिली। इस बार उसके फ्लैट में नहीं। मैं सीख गई थी। हम एक भीड़भाड़ वाले कैफे में मिले, सड़क के किनारे, लोग आते जाते, शोर, कैमरे, भीड़, जहाँ सच बोलना थोड़ा सुरक्षित लगता है। वो कप पकड़े बैठी थी, पिया नहीं। उसकी उंगलियां काँप रही थी। पूरी सच बताइए, मैंने कहा। अब कोई आधा नहीं। उसकी आंखें भर आई। मैं कोशिश कर रही हूँ, उसने फुसफुसाया, सही करने की। आपने घर इतनी जल्दी क्यों बेचा? मैंने पूछा। उसने नजरें झुका ली, क्योंकि मुझे धकेला गया। किसने? मेरा दिल दहक रहा था। वो बोली कि नाम असली नहीं होते, ऐसे लोगों के बस लोग। क्या वो छुपी जगह ही की वजह से? मैंने पूछा। उसका चेहरा सिकुड़ गया। हाँ, पहले एक आदमी आया, बिजनेस वाले, मुस्कान, बोला कुछ दिन सामान रख देंगे, पैसे अच्छे देंगे। मैंने मना किया। वो निकली, फिर अजीब चीज़ें शुरू हुई। गेट खुला, मिलता जबकि मैंने लॉक किया होता। रात में हल्की थपक थपक, इतनी नहीं कि पड़ोसी बाहर आए, पर इतनी कि नींद टूट जाए। मेरी त्वचा ठंडी पड़ गई। मैंने कैमरा इसलिए लगाया, उसने क्या, क्योंकि मुझे लगने लगा था मैं पागल हो रही हूँ। और एक दिन मैंने वीडियो में किसी को अपने ड्राइंग रूम में देखा, जब मैं घर पर नहीं थी। आपने पुलिस? मैंने पूछा। उसने शर्म से सिर हिलाया। मैं डर गई। फिर उन्होंने घर खरीदने का ऑफर दिया। कैसे? जल्दी, बिना झंझट। मुझे लगा यह भागने का रास्ता है। एजेंट को बताया? मैंने पूछा। उसने कड़वी हंसी हंसी। एजेंट पहले से बहुत जानता था। मेरे दिमाग में घर का एजेंट कूद गया, जो डील के वक्त ज़रूर से ज़्यादा मीठा बोलता था। शर्मा जी, वो प्रॉपर्टी डीलर जिसने कहा था, मैडम यह घर आपके लिए ही बना है। मैंने मिसेस डिसूजा की तरफ झुककर कहा। मेरे पति भी वही कह रहे हैं। वही छुपी जगह। उसकी आंखें फैल गई। मैंने देखा। उसने कहा, इसलिए कॉल किया? क्या मेरे पति को पहले से पता था? मैंने पूछा। वो रुकी, फिर बहुत धीरे से सिर हिलाया। मैं साबित नहीं कर सकती, उसने कहा, पर जब फाइनल विजिट में वो आया था, उसने उस कोने को ऐसे देखा जैसे जगह नहीं देख रहा है, जैसे निशान देख रहा हो। मेरे भीतर आग उठी। तो यह संजोग नहीं था, यह योजना थी।
घर लौटकर काव्या होमवर्क कर रही थी। उसने मुझे देखा और फुसफुसाई, दादी दादू कल रात फिर बाहर गए। मेरी सांस धीमी हो गई। कुछ लेकर आए? वो सिर हिलाकर बोली, नहीं बस। वो ड्राइंग रूम में 1 मिनट खड़े रहे, उसी कोने को देखते रहे, फिर सो गए। मैंने मुस्कान बनाकर कहा, ठीक है बेटा, धन्यवाद। रात को मैंने सारे कागज निकाले, एग्रीमेंट, रजिस्ट्री, रोज एक लाइन पढ़ी जैसे पहली हो, और फिर एक छोटी सी लाइन दिखी जो पहले बोरिंग लगती थी। फिक्स्ड एक डिवाइसेस मतलब फिटिंग्स एक डिवाइस, पहले होर्मलेस अब दरवाजा। मैंने फाइल बंद की, लंबी सांस ली। यह सिर्फ पति का झूठ नहीं था, यह घर का पुराना गंदा इस्तेमाल था, और लोग जो चाहते थे कि यह कहानी दबी रहे। और उसी खामोशी में मैंने फैसला किया, अब मैं डरी हुई औरत की तरह नहीं चलूंगी, मैं घर की मालकिन की तरह चलूंगी, सावधान, तैयार और साफ कदमों के साथ। मैं सूरज से पहले उठी, घर की चुप्पी सुनी। घर सच में सांस लेते हैं, चरचराहट, लकड़ी का बैठना, हवा का कोना बदलना। पहले ये सब आवाज़ें मुझे सुरक्षा देती थी, अब हर आवाज़ चेतावनी थी। मैंने बिस्तर पर राघव का चेहरा देखा, इतना शांत जैसे उसने कुछ नहीं किया, जैसे उसने पर्स नहीं उठाया, अलार्म नहीं टैप किया, झूठ नहीं बोला। मेरे भीतर कुछ ठंडा हुआ। मैंने बाथरूम में जाकर चेहरे पर पानी मारा और शीशे में खुद को देखा। अमृता, मैंने खुद से कहा, तू टूटेगी नहीं। फिर मैंने योजना बनाई, डर वाली नहीं, कानूनी और साफ वाली। सबूत ऐसा कि पलटा ना जा सके, मेरी और काव्या की सुरक्षा। कोई ऐसा कदम नहीं जिससे कल मुझे ही दोस्त मिले। मैंने चाची रौनक को कॉल किया। वो मेरी पड़ोस वाली चाची नहीं, मेरी बचपन की दोस्त जैसी, परिवार की तेज औरत। उन्होंने उठाया। अरे अमृता, आवाज़ ऐसी क्यों? सोई नहीं क्या? नहीं, मैंने कहा, मुझे आपकी ज़रूरत है। उनकी आवाज़ बदल गई। बोल। मैंने सब नहीं पर काफ़ी बताया, वीडियो, फर्स्ट टेप, अजय और मेरा डर। लाइन पर खामोशी। फिर उन्होंने कहा, तूने सही किया, चिल्लाई नहीं। कुछ मर्द चिल्लाहट पर ही पलते हैं, चिल्लाओ तो कहते हैं देखो पागल है। मैंने निगल कर पूछा, अब क्या? जो कह रही है वही, उन्होंने कहा। तथ्य जमा कर और अगला कदम साफ रख। साफ? मैंने पूछा। हाँ, उनकी आवाज़ सख्त थी। तू कोई गैरकानूनी स्पाई नहीं करेगी, कोई छुपा ट्रिक नहीं, सिर्फ वो जो तू अदालत थाने के सामने सिर उठाकर कह सके। मैंने सिर हिलाया, भले वह देख नहीं सकती थी। उन्होंने कहा, और अकेले मत रहा, मैं साथ हूँ। मोहन साथ है, पर कदम सोच समझ कर। उस शाम मोहन और चाची रौनक मेरे साथ एक छोटे से ऑफिस गए। वहाँ एक महिला वकील बैठी थी। नेम प्लेट, एडवोकेट इजाज खान, या आप चाहे तो एडवोकेट इजाज को एडवोकेट इजाज प्लस एडवोकेट इजाजा मान ले। मैंने नाम नया रखा है आंटी र्यूज के लिए। मैं यहाँ एडवोकेट इजाजा के लिए रखा स्लेस रही हूँ। महिला वकील शांत कद एडवोकेट इजाजा ने बिना जल्दबाजी सुना। वीडियो देखो। फिर सीधी सवाल, आपने अपने घर में जो नया सीसीटीवी लगाने का सोचा वो सुरक्षा के लिए? हाँ, वो विजिबल होगा। मोहन बोला, हाँ, दीवार पर साफ दिखेगा। वकील ने सिर हिलाया, यह साफ है, इस पर सवाल नहीं उठेगा। फिर उनका चेहरा गंभीर हुआ। पुरानी मालकिन का हिडन कैमरा साफ नहीं है, लेकिन जो रिकॉर्डिंग आपको भेजी गई उसमें हम वार्निंग एविडेंस की तरफ पेश कर सकते हैं, जिससे आप पीड़ित है, जासूस नहीं। पर एक गलती मत करना, आप खुद घर के हिडन स्पेस को नहीं खोलेगी। चाची रौनक चुकी तो करे क्या? वकील ने धीरे धीरे कहा, जैसे ईंट रख रही हूँ, आप थाने में लिखित शिकायत देगी कि आपको शक है घर में अवैध सामान्य स्लस काला धन स्लस अज्ञात स्टोरेज हो रहा है। मैं साथ रहूँगी। पुलिस को हम कानूनी सीसीटीवी की फुटेज देखो और वह संदेश लाइव शेयरिंग का रिकॉर्ड देंगे कि आपको वीडियो भेजा गया। फिर पुलिस वैध तरीके से तलाशी करेगी। मेरे हाथ ठंडे थे। और राघव, आप उसे अकेले कंफ्रंट नहीं करेगी, वकील ने कहा। और जब तक पुलिस कानूनी प्रक्रिया नहीं होती, आप सामान्य रहेगी। मोहन ने जोड़ा और एक बुक। चाची रौनक ने नोटबुक निकाल कर ऊपर रख लिखा, टाइम, एक्शन, प्रूफ, हर अजीब चीज़ लिखो। उन्होंने कहा, तारीख, समय, उसने क्या किया, क्या बोला, कोई अंदाजा नहीं, सिर्फ तथ्य। उस रात हम घर लौटे। मैंने राघव से हल्के में कहा, मोहन बोल रहा था, नए घर में एक सीसीटीवी लगा लेते हैं, सोसाइटी में चोरी वोरी होती रहती है, सुरक्षा के लिए। राघव की आंखें एक सेकंड के लिए सिकुड़ी। सीसीटीवी? उसने बहुत शांत आवाज में पूछा, इतनी शांति की बनावटी लगी। हाँ, मैंने सामान्य लहजा रखा, विजिबल होगा, छिपा नहीं। वो सा तुम्हारी चिता है? मैं मुस्कुराई, चिता नहीं,
समझदारी उसकी मुस्कान चेहरे पर रही से आंखों तक नहीं पहुंची। मोहन ने कैमरा बॉक्स से निकालकर खुलेआम दीवार पर लगाया। ड्राइंग रूम से ठीक सामने सबके सामने कोई चोरी नहीं। राघव पूरा समय देखता रहा, कुछ बोला नहीं और उसकी उंगलियां फोन पर रगड़ती रही। कैमरा ऑन हुआ, छोटी सी लाल लाइट। रात को खाना हुआ। काव्या स्कूल की बातें करती रही। मैंने सीढ़ी लाया, सवाल पूछे ताकि मेरी बेचैनी उससे बचपन पर ना गिरे। फिर काव्या सो गई। राघव उठा, मैं टहलने जा रही हूँ। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा। वो हॉलवे की तरफ गया। मेरा दिल तेज। वो स्मोक अलार्म के नीचे रुका, हाथ लग उठाया, फिर ठिठक गया। पहली बार उसने दीवार पर लगे सीसीटीवी को देखा। उसका चेहरा कड़वा हो गया, जैसे किसी के नीम चटा दिया हो। धीरे से उसने हाथ नीचे किया। उसने टेप नहीं किया। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, बस दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया, बिना अपनी रोज वाली मुस्कान के। चाची रौनक मेरे पास थी। उन्होंने धीरे से कहा, देखा? मैंने फुसफुसाया। हाँ, सीसीटीवी ने उसके रूटीन के बदल दिया। उन्होंने कहा, रिएक्शन भी सबूत होता है। उस रात मैंने नोटबुक में लिखा, आज सीसीटीवी लगाया। राघव ने देखा, टेप नहीं किया, जल्दी बाहर चला गया। और पहली बार उस कॉल के बाद मुझे लगा, मैं अब छाया के पीछे नहीं भाग रही, मैं पैटर्न देख रही हूँ। और पैटर्न झूठे नहीं बोलते। हाँ, अगली सुबह मैंने नॉर्मल नाश्ता बनाया, पोहे, चाय और काव्या के टिफिन में आलू पराठा। मैंने फूस कर पूछा, स्कूल के टेस्ट है? काव्या ने सिर हिलाया, हाँ दादी। राघव मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मेरा चेहरा पढ़ना चाहता हो। मैंने चेहरा खाली रखा, न डर न गुस्सा, सिर्फ सामान्य। काव्या स्कूल चली गई, मैं ऑफिस नहीं गई। मैंने बॉस को कहा, एक दिन और घर की बात है। फिर मैं मोहन और चाची रौनक के साथ एडवोकेट इजाजा से मिली। एडवोकेट ने शिकायत ड्राफ्ट करवाई, स्पष्ट साफ। फिर उन्होंने कहा, आज रात पुलिस आएगी, पर आप कोई नाटक नहीं करेगी, कोई टेप नहीं, कोई छुपना नहीं, बस घर में रहे, सामान्य रहे, सीसीटीवी ऑनर है। शाम को मैं घर पहुंची, राघव से पहले। मोहन पास वाली आंटी के घर में बैठा रहा, ऐसे की ज़रूरत पड़े तो तुरंत आ सके। चाची रौनक मेरे साथ अंदर थी। एडवोकेट एजाजा ने पहले ही थाने में बात कर ली थी, ताकि मामला घरेलू झगड़ा बनकर दबे नहीं, बल्कि संदिग्ध अवैध स्टोरेज / प्राइवेसी उल्लंघन के तौर पर देखा जाए। हमने फर्श नहीं खोला, हमने कारपेट नहीं उठाया, हमने कुछ छेड़ा नहीं, बस इंतजार किया। अपने ही घर में अपने अधिकार के साथ राघव आया तो उसकी आंखें फिर सीधे सीसीटीवी पर गई। उसने मजबूरी की हंसी हंसी, तुम लोग घर को बैंक बना रहे हो। मैंने धीमे कहा, घर की कीमत होती है, उसे बचाना बुद्धि है। वो हंसा, पर आवाज़ खोखली थी। डिनर हुआ, वो सामान्य बनता रहा, इतना सामान्य कि अभिनय लगने लगा। रात के करीब उसने कहा, मैं नीचे दुकान से रिचार्ज / एयर टाइम लेने जा रहा हूँ। मैंने सिर हिलाया, ठीक है। वो हॉलवे की तरफ बढ़ा, मेरी धड़कन तेज, पर मैं सोफे पर बैठ रही, मैं हिली नहीं। राघव स्मोक अलार्म के नीचे रुका। उसने हाथ उठाया, फिर सीसीटीवी की तरफ देखा। उसका जबड़ा भी गया। उसने टेप नहीं किया। इस बार उसने कुर्सी खींची, धीरे, बहुत धीरे, जैसे आवाज़ भी रिकॉर्ड हो जाएगी। उसने कुर्सी अलार्म के नीचे रखी और चढ़ गया। मेरे पेट में ठंड फैल गई। उसने स्मोक अलार्म का कवर खोला, अंदर हाथ डाला और एक छोटी सी काली चीज़ निकाली, छोटा डिवाइस, जैसे सेंसर / माइक्रो ट्रांसमीटर जैसा कुछ। उनसे उसे घूरा, फिर बहुत धीमी गाली दी, दांतों के बीच, फिर जल्दी से जेब में डाल लिया। ठीक उसी पल उसका फ़ोन बजा। उसने उठाया, बहुत धीमी आवाज़ में, पर कमरे में सन्नाटा था और वो पास ही था। मैंने बोला था, कॉल मत करना, राघव ने फुसफुसा कर कहा, पर उसमें घबराहट थी। उधर से ही वही खुरदुरी आवाज़ अब भी पहचान छुपाती हुई निकाला। आवाज़ ने पूछा। राघव ने इधर उधर देखा, जैसे पहली बार उसे एहसास हुआ कि घर में सिर्फ दीवारें नहीं, लोग भी है। ड्राइंग रूम में सीसीटीवी लग गया है। उसने कहा, कुछ बदल गया है। उधर से आवाज़ झुझुलाई, ड्रॉप यूज करो, जो लेना है लो और निकलो आज रात। राघव की नज़र ड्राइंग रूम के उसी कोने पर गई। मेरे हाथ काँप रहे थे, पर चेहरा नहीं। मैं उठी। राघव ऐसे मुड़ा जैसे उसे डंक लगा हो। अमृत, तो तुम जाग रही हो? उसने जबरन मुस्कुराहट बनाई। हाँ, मैंने कहा, मैं जाग रही हूँ। वो निगला, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने दीवार की तरफ झाँकर सीसीटीवी की छोटी सी रिकॉर्डिंग लाइट की ओर इशारा किया, बस इतना कि उसे स्पष्ट दिख जाए कि सब रिकॉर्ड हो रहा है। फिर मैंने शांत आवाज़ में कहा, क्योंकि मुझे पता चल गया है। उसका चेहरा बदल गया, गुस्सा नहीं,
पहले डरे, ऐसा डर जो जो झूठ की ईंटें ढीली कर देता है। वह कुछ बोलना चाहता था, फिर रुक गया। मैंने फ़ोन उठाया। मिसेस डिसूजा ने मुझे कॉल किया था। उन्होंने बताया कि घर में छिपा कैमरा था और उन्होंने देखा कि तुम क्या कर रहे हो। राघव की आंखें फैल गई। तुम उनसे मिली? उसकी आवाज़ टूट गई। हाँ, मैंने कहा और मैंने वीडियो देखा। फर्स्ट वाला पेनल नोट का बंडल और स्मोक अलार्म पर तुम्हारा टेप। मैंने हाथ उठा दिया, रोकने लिया। अब कुछ मत बोलो। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। 2 पुलिसकर्मी थे, स्थानीय था ना, उनके साथ एडवोकेट इजाजा। सब शांत सभ्य, कोई ड्रामा नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं। एडवोकेट ने कहा, गुड इवनिंग। शिकायत के आधार पर हम यहाँ आए हैं। हमें शक है कि घर में अवैध वस्तुएं स्लेश राशि छुपा कर रखी जा रही है। हम वैध प्रक्रिया के साथ तलाशी करेंगे। पुलिस ने राघव से कहा, सर आप सहयोग करें, हम सिर्फ चेक करेंगे। राघव का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह बोला, यह गलतफहमी है। एडवोकेट ने मेरी तरफ देखा, इशारे से कि मैं पीछे रहूं, कुछ ना छू। मैंने काव्या का स्कूल बैग उठाया जो मेज पर रखा था और उसे छाती से लगाकर खड़ी रही। मैं उस छुपी जगह के पास नहीं गई। मैंने कारपेट नहीं छुआ। मैंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। पुलिस ने मोहन को बुलाया, जैसे साक्षी स्लेश गवाह। फिर उन्होंने फर्श के पैनल को वैध तरीके से खोला, जैसे उनकी ट्रेनिंग कहती है, जैसे कानून कहता है। अंदर जो निकला वो घर का सामान नहीं था। सीलबंद लिफाफे, रेप्ड बंडल, कुछ दस्तावेज जो परिवार के नहीं थे, और नकदी के बंडल जिस तरह कोई छुपाने के लिए रखता है, बचाने के लिए नहीं। राघव के कंधे झुक गए। उसने एक आखिरी जोट उछाला। मैं बस किसी के लिए रख रहा था। मैं मुसीबत नहीं चाहता था। एडवोकेट इजाजा की आवाज़ बहुत शांत थी और उसी में ताकत थी। आप मुसीबत नहीं चाहते थे, लेकिन आपने मुसीबत अपने घर में नहीं, अपनी पत्नी के घर में रखी। वह घर जो उसने खरीदा। राघव ने सिर झुका लिया। उसकी जेब में वह छोटा काला डिवाइस था। पुलिस ने उसे भी जब्त किया। और फिर वो ट्विस्ट आया जो सबसे ज़्यादा चुभा। जिस नंबर से कॉल आ रही थी, पुलिस ने कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड और राघव ने फ़ोन के लोग के जरिए ट्रेस कर लिया। एडवोकेट ने पहले ही यह संभावना बताई थी कि सिर्फ आवाज़ से पहचान नहीं, डिजिटल ट्रेल से पहचान होगी। कुछ ही देर में उसी बिल्डिंग के अजय शर्मा भी जी वहाँ पहुँच गए। वो शायद क्लियर करने आए थे। शायद उन्हें लगा मामला संभल जाएगा, क्योंकि वह हमेशा संभाल लेते थे। लेकिन जैसे ही वह अंदर आए, उनकी नज़र राघव पर गई और उस नज़र में गुस्सा था। ऐसा गुस्सा जैसे कोई बॉस अपने कर्मचारी को देख रहा है जो काम बिगड़ बैठा हो। पुलिस ने उन्हें रोका। आप कौन? वो बोले, मैं तो प्रॉपर्टी डीलर में मदद। एडवोकेट इजाजा ने बहुत सीधा कहा, आपकी मदद की ज़रूरत नहीं, पुलिस को सहयोग दीजिए। उस पर मेरे अंदर एक साफ समझ उभरी। यह घर मुझे बस बेच नहीं दिया गया था। यह घर जैसे हाथों में पकड़ा कर दिया गया था, एक औजार की तरह, और मेरे पति ने उस औजार को हैंडल पकड़ने में मदद की थी। राघव को पूछताछ के लिए ले जाया गया। शर्मा जी को भी घर की फिर से शांत हुआ। और इस बार वह देखती हुई शांति नहीं थी। यह साफ शांति थी, जहाँ दीवारें कम से कम मेरे खिलाफ नहीं थी। कुछ दिन बाद मैं अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। एडवोकेट इजाजा, मोहन व चाची रौनक के साथ। काव्या मेरे पास बैठी थी, मेरा हाथ पकड़े। वह धीमे बोली, दादी सॉरी। मैंने उसका माथे को चूमा। यह तुम्हारा बोझ नहीं बेटा। फिर मैंने अपना फैसला कहा, बिल्कुल साफ। राघव अब मेरे घर में नहीं रहेगा। उस घर में नहीं जिसे मैंने मेहनत से खरीदा, उस छत के नीचे नहीं जिसे उसने छुपाने की जगह बना दिया। मैंने ताले बदले, पुराने हर डिवाइस की जांच करवाई, एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी ऑर्डर कराया, नया सीसीटीवी, कानूनी सफाई और सोसाइटी गार्ड को भी लिखित सुना। मैंने घर को अपना बनाया। इस बार सच में, जब मैं फिर उसी ड्राइंग रूम में खड़ी हुई, धूप वही खिड़की से आ रही थी, सोफा वही था, पर्दे वही थे, लेकिन मैं बदल चुकी थी। अब मैं वह औरत नहीं थी जो बस खुश थी कि घर मिल गया। अब मैं वह औरत थी जो घर की रक्षा करती है। रात को काव्या ने मुझे कसकर पकड़ कर पूछा, दादी अब हम सुरक्षित थे? मैंने घर को देखा, दीवारें, खिड़कियाँ, कोने, और पहली बार डर के बिना कहा, हाँ बेटा, अब हम सुरक्षित हैं, क्योंकि अब मेरी आंखें खुल गई है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये कहानी आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं? अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिख भेजें।
और कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।